नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाना है। कितने में? 100 में 100 लाना है। तो बिना किसी देरी के आपको एक काम करना है। 5 इयर्स अनसाल पेपर, 5 साल के कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम दो, आईएएस पीसीएस से लेकर उसके नीचे कैटेगरी के सबसे ज़्यादा यानी लगभग 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 5 साल के पिछले ईयर्स पेपर्स का सल्यूशन परचेज कर लेना है। 150 रुपये में 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। अगर आप वीडियो सहित लेंगे तो आपको 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। वीडियो सहित 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, एक सब्जेक्ट का केवल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन अगर आपको लेना है तो मात्र 49 रुपये में। केवल अगर पेपर सॉल्यूशन लेना है 5 साल के तो 150 रुपये में आपको मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन पूरा का पूरा लेना है विथ पेपर तो आपको मात्र 200 देना पड़ेगा। दोस्तों, जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में 95% से ज़्यादा ले आना है वो इस बात पर विशेष ध्यान दें और आप दीपावली से पहले या दीपावली के बाद तक इसे परचेज कर लीजिए। अगर आज आपने इस पेपर्स को परचेज नहीं किया, मार्केट में आपको केवल अनसॉल्व्ड पेपर मिलेगा, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसका सॉल्यूशन एकमात्र यूपी बोर्ड का नंबर 1 चैनल एसकेएम स्टडी देने वाला है। तो बिना किसी देरी के आप 7992087382 से कांटेक्ट करें। इसी पर आपको गूगल पे या पेटीएम करना है, जो भी आपको ज्वाइन करेंगे 200 वाला या 150 वाला, ठीक। और इसी पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना, देन आपको मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे व्हाट्सएप पर। 7992087382 पर कांटेक्ट करें। काम की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है यही गेस पेपर बनता है। दोस्तों ध्यान देना, पिछले ईयर्स के पेपर से ही गेस पेपर हमारी टीम बना रही है। मात्र 7 सेट, अगर आप हर सब्जेक्ट के 7 सेट का गेस पेपर भी मिलने वाला है, ठीक, इसी 200 में, ठीक। और बढ़िया से गेस पेपर अगर आप तैयार कर लोगे तो गारंटी है दोस्तों 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आज के इस वीडियो में 2019 का जो पेपर है उसका पूरा का पूरा सल्यूशन, ध्यान देना, पूरा का पूरा सल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। एकदम अच्छी सी राइटिंग में, बाकायदे डिस्क्रिप्टिव तरीके से, कोई इसमें किसी तरीके का एरर नहीं निकाल सकता, दुनिया का कोई भी टीचर हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा सल्यूशन एकदम टिप्पणी करके, डेरिवेट करके हम आपको दिखाने वाले हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप जो मैंने अभी बात बोला प्रीवियस ईयर पेपर वाला, इसे आप जरूर लेना, एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो केवल ये पढ़ लो, आपको आगे की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, केवल ये पढ़ लो बस। 2019 से लेकर 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इस पूरे पेपर्स का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम एज इट इज पेपर होगा, हिंदी टू इंग्लिश में। ठीक है ना, देख रहे पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन। फिजिक्स है दोस्तों, फिजिक्स में बहुत कम कटा है, ठीक है, न के बराबर हेडिंग कटी हुई है, ठीक, लेकिन फिजिक्स में न के बराबर कटा हुआ है दोस्तों, ठीक। लेकिन आप पूरा पढ़ाई कर लो जितना है सिलेबस में, कंपटीशन का काम भी करेगा और बोर्ड एग्जाम का भी काम करेगा, ठीक। चलिए
देखो विद्युत फ्लक्स, यहाँ विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर है, वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट इनटू मीटर है, न्यूटन प्रति कूलाम है। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वोल्ट इनटू मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट इनटू मीटर। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। देखो ये प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक, ये देखो प्रश्न का उत्तर है डी ऑप्शन। एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है, अतः यह किसी पर निर्भर नहीं करता, ना ताप पर निर्भर करेगा दोस्तों, ना पदार्थ पर, ना अनुप्रस्थ काट के परिच्छेदक पर, ना तो तीनों पर जब निर्भर नहीं करेगा तो इसका मान जो है 1 के बराबर होता है। इसमें इन तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय टी की बीमा नहीं है। ये देखिए दोस्तों समय टी की बीमा नहीं है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। चारों ऑप्शन यहाँ पे लिखे गए हैं, ज़रा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना दोस्तों। एकदम आपके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करके पूरा सोल्यूशन किया गया है, ठीक है ना। एकदम बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इस इकलौता चैनल ऐसा है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर पूरे पेपर्स का सलूशन आपको मिलने वाला है। ठीक, समय की बीमा टी है, L/R की बीमा है, L/R, L की बीमा, उसके बाद R की बीमा। L की बीमा इतनी होती है, R की बीमा इतनी होती है, तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a के पावर -2 से a के पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से क्या है कि t के पावर -2 ऊपर है और t के पावर -3 नीचे है। नीचे से ये ऊपर ही रखो, ये नीचे से ऊपर ले जाओगे, t के पावर +3 और 3 में से 2 निकालेंगे, आ जाएगा t। तो इसकी बीमा होगी कैपिटल T, यानी L/R की बीमा कैपिटल T। यानी देखो समय t की बीमा नहीं है, तो समय t की बीमा नहीं है मतलब उसमें सेकंड कौन सी नहीं है? ये तो है, क्योंकि इसमें आ रहा है टी फॉर टाइम। ठीक, जिसमें टी नहीं आएगा वही समय की बीमा टी नहीं होगा। तो L/R का मैंने निकाल दिया। अब हम RC का निकालते हैं। देखो RC की बीमा, तो R की बीमा और C की बीमा, R की बीमा इतनी, C की बीमा इतनी होती है। हल करा तो T आया, यानी फिर से टाइम मिल गया। जब टाइम मिल जाए, T मिल जाए, तो समझ लेना ये तो T की बीमा है। और इसमें ऑप्शन में क्या करा, T की बीमा नहीं है, तो जिसमें T नहीं रहेगा उसमें T की बीमा होगा। अब देखो √LC, चौथा ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं, इसमें आता है, टिक नहीं आएगा तो ठीक है, अगर आ गया तो फिर कहेंगे ये भी नहीं है। ठीक, तो √LC, LC का देखो L और C का, इसमें भी T आ गया बीमा। ठीक, तो ये भी जो है समय जब T आ गया तो T की बीमा है, और पूछ रहा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। R/C, R की बीमा C की बीमा निकाल दो, इतना आ रहा है दोस्तों। ठीक, इतना आ रहा है ना। इसमें देखो M भी है, L भी है, A भी है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट है दोस्तों। R/C में T की बीमा नहीं है। ओके, चलिए अब आगे देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। एक का घ, ध्यान देना, एक का घ क्या है? देखो चित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है। यहाँ देखो, यहाँ से प्रकाश किरण इस पर अभिलंबवत आपतित है, तो तुरंत यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है। तो कांच वायु पृष्ठ का क्रांतिक कोण है। ठीक है, देखो ये हुआ चित्र, और इसमें हम इसका टिप्पणी देखते हैं। देखो जरा टिप्पणी क्या है दोस्तों, 90 अंश से विचलन कोण के लिए प्रकाश किरण का प्रिज्म के पृष्ठ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। इसके लिए कांच वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण आपतन कोण जो कि 45 अंश है, ठीक, से कम होना चाहिए, यानी 45 अंश से
जो कम होना चाहिए, अर्थात C इज लेस देन 45। यानी इसमें जो ऑप्शन होगा ये वाला होगा दोस्तों, ये होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक का अंगा आ जाते हैं अब हम लोग। एक के अंगा की अगर बात कर लें तो प्रकाश किरण, ध्यान देना, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति जो सिद्ध होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है, जरा ध्यान देना। देखो, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है किस पर होगी? केवल परावर्तन द्वारा, केवल व्यतिकरण द्वारा, केवल विवर्तन द्वारा, केवल ध्रुवण द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में राइट है। क्या है इसका, देखो जरा, इसमें पूछा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। ठीक, केवल ध्रुवण द्वारा जो है अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है दोस्तों। किसके द्वारा? ध्रुवण द्वारा। यानी यहाँ देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि गुणों से प्रकाश की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है, परंतु प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति केवल ध्रुवण कोण द्वारा सिद्ध होता है। किसके द्वारा? ध्रुवण कोण द्वारा सिद्ध होता है। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है एक का च। एक का च है, पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। ठीक, यहाँ पे चार ऑप्शन है। यदि संधि डायोड अग्र अभिनत हो, यदि संधि डायोड उत्क्रम अभिनत हो, यदि संधि डायोड अनअभिनत हो। इसमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान देना, देखो पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होता है जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत होता है। क्या होता है दोस्तों? अग्र अभिनत होता है। यानी इसका ए ऑप्शन राइट है कि यदि संधि डायोड अग्र अभिनत हो, यानी पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होगा अग्र अभिनत में। ओके, चलिए दूसरे का क आ जाते हैं। बहुत ही सॉफ्टली क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम आराम से पढ़िए, बहुत जल्दबाजी नहीं है। एक एक पेपर रोज पढ़िए। एक पेपर करीब अगर 2 घंटे आप एनालिसिस कर लिए ना अच्छे से, तो मज़ा ही आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए, एक माडुलित तरंग का अधिकतम आयाम 10 वोल्ट एवं न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट है। माडुलन सूचकांक ज्ञात कीजिए। कौन सा सूचकांक निकालना है दोस्तों? माडुलन सूचकांक निकालना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें जो दिया है वो दिया है 10 वोल्ट। अधिकतम आयाम यानी ई मैक्सिमम 10 वोल्ट है, न्यूनतम आयाम 2 वोल्ट, ई मिनिमम 2 वोल्ट है। ठीक, ईसी वाहक तरंगों का आयाम तथा ईएम सिग्नल तरंगों का आयाम है, इसलिए जो ई मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी वो ईसी धन ईएम मिलेगी। ठीक, और ईसी धन ईएम की वैल्यू क्या है? ई मैक्सिमम के बराबर है। तो ई मैक्सिमम की वैल्यू 10 दिया है, तो ईसी धन ईएम बराबर 10, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर ई मिनिमम बराबर होता है, ई मिनिमम कैसे मिलता है दोस्तों? ई मिनिमम मिलता है वाहक तरंगों का आयाम और सिग्नल तरंगों के आयाम को घटाने पर। तो ईसी में से जब ईएम घटा देंगे तो ई मिनिमम मिलता है, और ये दिया है 2 वोल्ट, समीकरण 2। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को हल करें। हल करें मतलब जोड़ने पर, क्योंकि विपरीत है, ये प्लस है ये माइनस। जब इसे जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 2EC बराबर 10 2 12। तो 2EC बराबर 12, 2 1 के 2, 2 6 12, ये 2 1 के 2, 2 6 12 आ जाएगा। EC बराबर 6 वोल्ट आ जाएगा। कितना वोल्ट दोस्तों? 6 वोल्ट। अब देखो EC की वैल्यू अगर 1 में रख दें यहाँ पे, तो EM बराबर 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। देखो यहाँ EM बराबर 4 वोल्ट है कि नहीं। मॉड्यूलेशन सूचकांक म्यू बराबर
EM अपान EC, EM की वैल्यू 4 वोल्ट है ये, और EC की वैल्यू अभी निकाले थे 6 वोल्ट। तो 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, यानी मॉड्यूलेशन सूचकांक म्यू बराबर 2/3 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का ख। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत देखो, वे तरंग जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वे तरंगे जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, यानी जो निर्वात जहाँ पे हवा ना हो वहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे गमन कर सकती हैं। जैसे प्रकाश, जो प्रकाश होता है वो भी जहाँ हवा नहीं होता है वहाँ पर वो चल सकता है। ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं, क्योंकि प्रकाश ही क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो वो भी जहाँ पे निर्वात होता है मतलब हवा नहीं होता वहाँ पर भी वो चल पाती हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत सूर्य, दृश्य किरणें, पराबैंगनी विकिरण, उष्मा अवरक्त विकिरण, टेलीविजन प्रसारण, रेडियो किरणें, रेडियो एक्टिव विकिरण, ठीक, अल्फा बीटा गामा किरणें आदि में तरंगें त्वरित आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। ध्यान देना दोस्तों, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजन क्या है? अब यहाँ देखो ये अगला क्वेश्चन है, आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख रहे हो ना, 1 नंबर का है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक। देखो चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक क्या है? यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, और धारा सुग्राहिता IS बराबर phi/I, फाई की वैल्यू NAB अपान C होता है। ये मतलब phi/I की वैल्यू NAB अपान C। C क्या है? ये कुंडली का मतलब कमानी का ऐंठन नियतांक होता है, या मरोड़ दृढ़ता इसे बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, N कुंडली में फेरों की संख्या, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, C मरोड़ दृढ़ता। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरे का घ, जरा ध्यान देना, दूसरे का घ क्या है? देलही आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देलही आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध क्या है? तो कार्यफलन H इंटू म्यू होता है। म्यू क्या है? म्यू नॉट क्या है? देलही आवृत्ति। देलही आवृत्ति क्या होता है? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की चादर से किरणों को उत्सर्जित करा सके, उसे हम देलही आवृत्ति कहते हैं। चैप्टर नंबर 12 जब आप पढ़ोगे दोस्तों तो वहाँ पे देलही आवृत्ति बताया जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 से है दोस्तों। ठीक, अगला है ये 12 नंबर चैप्टर से है। हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या A0 है, तो इसकी तीसरी कक्षा में त्रिज्या क्या होगी? देखो हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा में त्रिज्या R0 बराबर A0, Nवीं कक्षा की त्रिज्या Rm बराबर R0 N स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे तीसरी कक्षा की पूछ लिया, तो N के स्थान पे 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 A0 हो जाएगा। आगे देखिए, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 है, इसके मध्य पथांतर क्या होगा? देखो कलांतर डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपान लैम्डा गुणे पथांतर डेल्टा x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें निकालना है पथांतर की वैल्यू, तो हम यहाँ से वैल्यू रखना प्रारंभ करेंगे। देखो डेल्टा फाई यानी कलांतर 180 है, तो पाई मतलब 180 को पाई लिख सकते हो। ठीक, 2 पाई अपान लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे दिया है 5000, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे 10⁻⁻10 से गुणा करोगे, और गुणे डेल्टा x पथांतर है। अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देना, ये और ये कैंसिल,
और तिर्यक गुणा करोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ और 2 भाग में चलाएगा। तो 5000 गुणे 10 घाते माइनस 10 बट्टे 2 और 2 का इसमें भाग करोगे और दशमलव इस तरफ ले आओगे तो आ जाएगा 2.5 गुणित 10 घाते माइनस 7 मीटर। इसे एंगस्ट्राम में बदलोगे तो 2500 एंगस्ट्राम आ जाएगा। ये हो गया पथांतर की वैल्यू। अब आगे देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, दिमाग नहीं लगाओगे आंसर नहीं पाओगे। सीधी सी बात है, किसी निकाय में 2 आवेश QA बराबर प्लस 1.5 माइक्रोकूलम, पहले चैप्टर का सवाल है ये, पहले चैप्टर का सवाल है ये, ठीक है, तथा QB बराबर माइनस 1.5 माइक्रोकूलम क्रमशः 2 बिंदुओं इतना तथा इतना पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी एक बार फिर से हम बता दें, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना चाहते हैं, हमारे 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेना ना भूलें। फटाफट 7992087382 से संपर्क करके 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर विथ गेस पेपर जिन बच्चों को लेना है इसे संपर्क करें। मात्र आपको 150 रुपये में सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक, लगभग 100 PDF आपको मिलेगा। अगर आप 100 PDF आप तैयार कर लेते हो दोस्तों तो गारंटी है हर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाओगे। कितना? हर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो मात्र आपको 49 रुपये देने पड़ेंगे। 5 सब्जेक्ट लेने से आपको फ़ायदा हो जाएगा 150 रुपये। अगर आप वीडियो सहित लेना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये पेमेंट करके इसी नंबर पे गूगल पे या पेटीएम करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पे। देन आपको व्हाट्सएप पे वीडियो और उसके पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 बिंदु हैं, QA है QB है, ठीक है। अब QA पर जो भी आवेश है यहाँ दिया है, QB पर जो भी आवेश है यहाँ दिया है। इन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक। द्विध्रुव आघूर्ण पर आवेश QA बराबर इतना माइक्रोकूलम था तो इसे कूलम में बदल लिया गया 10 घाते माइनस 6 से गुणा करके। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ेंगे। आवेश B के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी अगर निकालना है तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2 मिलीमीटर में 2 मिलीमीटर, ये माइनस जो है ना, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, जोड़ते समय धनात्मक में लिखते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी मध्य से यहाँ तक, मध्य से इधर तक 2 मिलीमीटर में 2 मिलीमीटर जोड़ोगे तो 4 मिलीमीटर आ जाएगा। और मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 घाते माइनस 3 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण है, आघूर्ण की जो सूत्र होता है दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू D, D माने 2L, यही D क्या है, इसी D को हम लोग 2L कहते हैं। और 2L के बीच की दूरी ये दिया है, Q की वैल्यू ये है और 2L या D की वैल्यू ये दिया है, और हल करेंगे इतना आ जाएगा। तथा दिशा धनावेशित से ऋणावेशित होती है, ठीक है। आगे देखिए, एक दिक् स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है। उस स्थान पर नति कोण ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण निकालना है दोस्तों? नति कोण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक V है और क्षैतिज घटक H का √3 गुना है। तो हम पहले जानते हैं कि tan थीटा बराबर V/H, V माने ऊर्ध्वाधर घटक, H माने क्षैतिज घटक। अब आगे देखो, आगे देखना, बहुत ही तगड़ा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। फटाफट बिना किसी देरी के आप जो मैं कोर्स बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट में और 21 मिनट तक, तो वहाँ पे आप देख लीजिए। 799208 से संपर्क करके 7992087382 से कांटेक्ट करके और कोर्स को फटाफट एकदम बिना किसी देरी के ले लीजिए, ठीक। और मज़ा आ जाएगा दोस्तों, एकदम पूरा 100 में 100 ला दोगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखो हम लोग ना जो वीडियो बनाते हैं ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं है,
भौकाल नहीं छांटेंगे, क्वालिटी देंगे आपको। ये क्वालिटी कहीं मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और आप केवल पेपर बस पढ़ लो, बस पेपर कंप्लीट कर लो और जाके एग्जाम में बैठ जाओ, बाकायदे फिजिक्स में 70 में 70 लूट कर चले आओ, दबा के एकदम काम करो, बस मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। देखो दोस्तों, ये यहाँ पे 36 घटक जो मैंने अभी यहाँ पे रखा था ना, 36 घटक जो रखा था, देखो ध्यान देना, ये देखो 36 घटक का √3 गुना है, यानी v की जो वैल्यू है वो √3 गुना है, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे √3h और बाई h, h से h कैंसिल √3। अब यहाँ पे इधर tan है तो tan कितने अंश की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 की, tan हटेगा, थीटा बराबर 60 आ जाएगा। अब आ जाओ तीसरे में, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें इसका 75% भाग विघटित हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो इसलिए इस क्वेश्चन को देख लेना। आगे देखते हैं, देखो तीसरे का घ, नैंड गेट का प्रतीक एवं सत्यता सारणी दिखाइए। तो यहाँ देखिए नैंड गेट का जो प्रतीक है ये होता है, ये पूरा नैंड गेट है, याद रखना गेट से संबंधित एंड गेट, नैंड गेट यानी लॉजिक गेट से संबंधित एक क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों, नैंड गेट, एंड गेट और गेट, ठीक। ये आता ही आता है। तो इसमें देखो सत्यता सारणी है, तो ये इसमें कब दो चीज़ पूछा है, एक प्रतीक तथा सत्यता सारणी, लेकिन एक और होता है, एक होता है प्रतीक, सत्यता सारणी एक बुलियन व्यंजक। तो ये जो है ना, ये प्रतीक चिन्ह है, ये आपकी सत्यता सारणी है, और ये है बुलियन व्यंजक इसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है इनपुट, ए और बी इनपुट होते हैं, ठीक, और यहाँ पे होता है आउटपुट, ये है, ये आउटपुट है। और यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझो, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो जब ये हम कोई भी स्विच ऑफ करते हैं तो वहाँ पे 0 का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर की भाषा में, और जब स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की भाषा में 1 का प्रयोग करते हैं। यानी ए और बी जब दोनों ऑफ होगा तो इस बुलियन व्यंजक की सहायता से 0 में 0, यानी दोनों अगर ऑफ होंगे तो ऑफ ही तो मिलेगा ना, यानी यहाँ भी 0 रख दो, यहाँ भी 0, और गुणा करोगे तो भी 0 मिलेगा। और अगर एक लॉजिक लगाओ कि ऑफ का जो रिजल्ट आएगा ऑफ ही होगा ना, तो यहाँ पे ऑफ ही मिलेगा, इस सूत्र में रखोगे तब। अब उसके बाद इस स्विच को ऑन कर देते हैं 1, और इस स्विच को बी वाले को ऑफ कर देते हैं, तो ये ऑन है, ये ऑफ है। अब देखो यहाँ 1 रखो, यहाँ 0, 1 में 0 का गुणा 0 ही आएगा, ठीक। यानी कोई हमें बल्ब जलाना है, और वो बल्ब जो एग्जाम्पल माध्यम समझिएगा, कोई बल्ब जलाना है दोस्तों, जैसे हम आपको इसके माध्यम से, देखो ये हमारी सर्किट है, ये बल्ब जलाना है हमें, ठीक, ये में बल्ब जलाना है, ये सर्किट है, और इस सर्किट में 2 जगह कुंजी लगी हुई है, ये 2 जगह कुंजी लगी हुई है, ठीक। इसको हम क्या कर दें, ध्यान देना, इसे कर दें ऑन, इसे दाब दें, ये ऑन हो जाए, लेकिन इसे ऑफ ही रखें तो क्या ये बल्ब जलेगा का, बिल्कुल नहीं जलेगा। तो इस सूत्र से जो है कि ये ऑन है, ये वाला स्विच ऑन है, ये वाला स्विच ऑन है, और ये ऑफ है, तो ये बल्ब जलने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ ऑन, यहाँ ऑफ, और यहाँ पे ऑफ ही दिखाया गया है, ठीक। अभी इसको भी समझाते हैं आपको। अब देखो, ये देखो ऑन है, ए भी ऑन, बी भी ऑन, यानी ध्यान देना, अगर दोनों स्विच को ऑन कर दें तो बल्ब जलने वाला है, जी हाँ जलेगा। तो क्या होगा कि देखो यहाँ पे अगर हम 1 यहाँ रख दें, 1 में 1 का गुणा 1 ही तो आएगा ना, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे ऑफ ऑन, अगर हम
इस स्विच को ऑफ कर दें और इस स्विच को ऑन कर दें तो भी ये बल्ब जलने वाला नहीं है, क्योंकि सर्किट पूरा तभी होगी जब दोनों स्विच ऑन होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑफ है, ये ऑन है, और एक यहाँ 0, यहाँ 1 गुणा करोगे 0 ही आएगा। अब देखो दोस्तों, y बराबर a इंटू बी बार, बार मतलब जो आ रहा है यहाँ पे 0 रखोगे तो जब बार निकालोगे तो जस्ट उल्टा होगा। यानी हम जो है बुलियन व्यंजक में किसी अंक के ऊपर बार लगाने देने पर अगर उसका वैल्यू ऑफ रखोगे तो बार में ऑन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ ऑफ तो बार में ऑन, यहाँ ऑफ बार में ऑन, यहाँ पर ऑन तो बार में ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ तो बार में ऑन हो जाएगा। इस तरीके से बुलियन व्यंजक हम लोग लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथे का क, चौथे का क क्या है जरा ध्यान देना। सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ होते हैं। यानी जो प्रतीक हैं उनके सामान्य अर्थ हैं, हम यहाँ प्रतीक बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन A/D फैरड, इसे C बराबर ये होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर B वोल्ट, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D या V बराबर ED हो जाएगा, तीर्य गुणा करके। ठीक है, अब आगे देखो। प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, प्लेटों के बीच जो संचित ऊर्जा है वो है U बराबर हाफ CV², और यहाँ पे हम C की वैल्यू रखेंगे। ठीक, अभी जो दिखाए हैं C की वैल्यू ये रखेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट A और V बराबर होता है ED भर रख देंगे, V बराबर ED रख देंगे और हल करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर करोगे तो E स्क्वायर और A लिख दे के फिर D स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे D स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए। प्लेटों के बीच मुक्त आकाश, ठीक है, क्या है प्लेटों के बीच मुक्त आकाश जो है प्लेटों के बीच क्या है दोस्तों, मुक्त आकाश। अब देखिए दोस्तों, प्लेटों के बीच मुक्त आकाश का आयतन AD मीटर क्यूब है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, सॉरी ये जो है 2 नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि 1D कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बीच के आयतन AD मीटर क्यूब है, अतः प्रति एकांक आयतन का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व वैद्युत स्थितिज ऊर्जा UE बराबर U/AD बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब होगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो हमें तो स्थिति वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है ना, तो E बराबर U/AD हो जाएगा, और इसको सूत्र वैल्यू रखोगे जब ये तो इतना मिल जाएगा हमें। फिर आगे जब हल करेंगे, ठीक वही सूत्र हो गया, यही निकालना था हमें। देखो यही सिद्ध करना था ना ये चीज़, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, जो कि यहाँ पे हमें मिल गया। अब आगे देखो, अब हम आगे देखते हैं। देखो आगे, एक अनंत लंबाई के, देखो ये क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। चौथे का ख मिल जाओ भाई, यहाँ पे है एक अनंत, ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व इतना है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है हमें। अब देखो यहाँ पे एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगी। सूत्र है, पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से पढ़ लो अब। ठीक, सूत्र है ये, केवल सूत्र पर फोकस करो। ठीक, और लैम्डा की वैल्यू दिया ही है इतना यहाँ पे। उसके बाद जो है
तार से 2 सेंटीमीटर दूर, देखो 2 सेंटीमीटर दूर कहाँ है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10⁻2 से गुणा कर दिए। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आर की वैल्यू 2 × 10⁻2 और लैम्डा की वैल्यू इतनी दिया है, तो इस सूत्र में हम लोग रख देंगे 1/4πε0 की वैल्यू ये होता है, और 2 लैम्डा की वैल्यू ये पूरा दिया है, यहाँ पे रख दिए। उसके बाद आर की वैल्यू दिया है, ये आर की वैल्यू यहाँ दिया है। अब इसे हल करोगे, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा हल करोगे 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। ओके, चलिए चौथे ग देखिए, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। इसकी सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ देखिए एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। किसी बंद समतल वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत धारा के मान का μ0 गुना होता है था। यह एम्पियर का परिपथी नियम कहलाता है। ये है एम्पियर का परिपथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना, ठीक है। अब देखो एम्पियर के परिपथी नियम से लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पे जो कहा है वही चीज़ हम निकालने जा रहे हैं। इसमें 2 चीज़ देखो पूछा है, एक तो एम्पियर का परिपथी नियम जो कि हो गया यहाँ पे, दूसरा इसकी सहायता से यानी इसी सूत्र की सहायता से धारावाही परिनालिका केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक स्थापित करना है। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में ये तो थ्योरी है, आ जाते हैं मेन उस पर। देखो आयताकार पथ PQRS के लिए एम्पियर का परिपथी नियम अगर देखेंगे तो ये होगा, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर वेक्टर B व डेल्टा L PQ के समांतर हैं। परिनालिका के भीतर B नियत तथा यहाँ P अपर P है, लोअर Q है, DL बराबर PQ हो जाएगा था। लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, L है, ठीक है। अब अपर Q लोअर P वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर B बाहर हो गया, DL का समाकलन लेंगे तो L आ जाएगा, ठीक। चूँकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, इसलिए B का मान 0 हो जाएगा, यानी इसका मान पूरा 0 मिलेगा। आगे देखिए, भुजाएं QR तथा SP पर बाहर चुंबकीय क्षेत्र या तो 0 है या फिर भुजाओं के लंबवत है, ठीक। तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब आगे देखिए, तब बंद लूप PQRS के अनुदिश वेक्टर B का समाकलन, ठीक है। ये जब वेक्टर B का समाकलन करेंगे इतना आ जाएगा, ये इसके मान तो 0 हो जाएंगे, बचेगा ये, ठीक। और यहाँ पे BL आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे माना परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n था, लंबाई L फेरों की संख्या अथवा आयत PQRS से गुजरने वाले फेरों की संख्या NL है। प्रत्येक फेरे में धारा I0 है, अतः पथ द्वारा घिरी नेट धारा N/L0 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर μ0 I नेट है, और यहाँ पे जो है I नेट की वैल्यू L रखेंगे और ये हो जाएगा, तो NIO मिल जाएगा हमें, यानी B बराबर μ0 NI0 मिलेगा। ये क्या है, NI0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ज़रा ध्यान देना दोस्तों, अभी आपको काफ़ी क्वेश्चन ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन है इसमें, कुल मिला के हमें यहाँ पे 9 क्वेश्चन तक पढ़ना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है तो, ठीक। देखो अभी मैंने क्या कहा, अगर बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है तो 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लेना मत भूलिएगा। दुनिया का हर चीज़ करना भूल जाइए, लेकिन ये 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर मात्र आपको पूरे मार्केट में मिलेगा नहीं। जाओगे ना लालटेन लेकर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा दोस्तों। लालटेन लेकर, रोडालाइट लेकर ढूंढो, हर दुकान पे खोज लो, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। केवल अंश साल पेपर देंगे और क्वेश्चन पेपर से जो आते हैं, है ना, वही मिलेंगे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
तो अगर सल्यूशन लेना है अच्छे ढंग से, ऐसे ही सल्यूशन मिलेगा बढ़िया राइटिंग में, अच्छे ढंग से टिप्पणी की हुई, 7992087386 कांटेक्ट करें। इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो सहित अगर लेंगे तो 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप केवल PDF लेना चाहते हैं तो 150 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, इस पर 4.5×10⁻² न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक, टाउ बराबर इतना है, बी बराबर 0.3 टेस्ला है, टाउ बराबर यहाँ पे बी की वैल्यू इतना है। ठीक है, टाउ की वैल्यू इतना है, तो हम इसके थीटा की वैल्यू 30 अंश है। तो यहाँ पे हमारा एम का मान देखो कितना मिलेगा। देखो दोस्तों, उसी सूत्र को हम भाग दिए तो r/b साइन थीटा आ गया, r की वैल्यू रख दिए, b की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हर करा तो ये आ गया इतना। ठीक है, आगे देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, इसके संचरण का आरेख दर्शाइए। विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध लिखिए। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें मैक्सवेल के अनुसार, ठीक है, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर का प्रसारण होने लगता है। इस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इस तरंग में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। इस तरंग के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में चल सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल देखो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है दोस्तों, ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण आरेख। ये विद्युत क्षेत्र है, ये तरंग की दिशा है, ये है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे C बराबर E0/B0 हो जाएगा, और E0 विद्युत क्षेत्र का आयाम, B0 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, C निर्वात में प्रकाश की चाल है। इसके बाद देखिए, न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चैप्टर 9 से है, ध्यान देना। देखो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन कोण A, ठीक है, अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण एक ही होता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रिज्म कोण है, इसे हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। इसके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन व अपवर्तन कोण यानी I1 तथा अपवर्तन कोण R1 तथा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन व निर्गत कोण यानी यहाँ R2 और I2 है। ठीक है, तो देखो इसमें होगा क्या कि ये और ये कोण R1 और R2, ये दोनों कोण जोड़ के बराबर A है। डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल्टा बराबर I1 धन I2 माइनस A है। ठीक है, अब देखो इसका हम निगमन करते हैं दोस्तों। देखो जो I1 है, I1 और I2 एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम I बराबर लिख सकते हैं, और R1 R2 R के बराबर है। डेल्टा बराबर डेल्टा M होता है, तो डेल्टा M बराबर I1 I2 के स्थान पे I लिखेंगे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2I, और यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा M बराबर 2I माइनस A। तो आपतन कोण A प्लस डेल्टा M/2 तथा अपवर्तन कोण R बराबर A/2 हो जाएगा। स्नेल के नियम में रखेंगे, n बराबर साइन I बाई साइन R से साइन I की वैल्यू ये वाला रखोगे तो ये मिल जाएगा, और R की वैल्यू ये वाला रखोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं, 5 का ख।
कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु से 12 सेंटीमीटर बाईं ओर रखा जाता है। प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अभिसारी होगा? ध्यान देना दोस्तों। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से अवतल पृष्ठ के लिए f बराबर -15 सेंटीमीटर दिया है। प्रकाश पुंज u बराबर -12 और यहाँ पे f की वैल्यू और u की वैल्यू रखेंगे तो ये मिल जाएगा, v का मान हमें ये मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे और नीचे से भाग देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। लेंस के बाईं ओर 6.66 सेंटीमीटर दूरी पर प्रकाश पुंज अभिसरित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के ग में आ जाते हैं, जरा ध्यान देना। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? ये इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे देखिए, एक पदार्थ देहली तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्राम है। इस पदार्थ पर 5000 एंगस्ट्राम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक पदार्थ की देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर 6000 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को मीटर में बदलेंगे दोस्तों तो 10⁻⁷ मीटर के बराबर हो जाएगा। अब ये कार्यफलन का सूत्र होता है चैप्टर नंबर 11 से, W बराबर H इंटू म्यू। म्यू नाट बराबर होता है C/λ नाट। ठीक है, तो ये हो गया कार्यफलन। W की वैल्यू इतना, H/λ नाट की वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे, आ जाएगा। ठीक, हमें तो निकालना है आपतित प्रकार फोटान की ऊर्जा। E बराबर C/λ। ठीक, H C सबका मान रखेंगे, हल करेंगे, E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है? आगे ये है दोस्तों, जरा ध्यान देना। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम बराबर E माइनस ओमेगा। E की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, W की वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे, आ जाएगा। ओके, 5 का अंगा व्योम देखिए, ये व्योम तरंगे क्या है ये सब नहीं आएगा। ठीक है, आप परेशान मत होना, ये चैप्टर निकाल दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 पहले था, अब नहीं है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया अब हमें, ये एकदम पूरा पढ़ के जाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको आने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, देखो, विद्युत परिपथ संबंध किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। दर्शाए गए, मतलब किरचॉफ का नियम पहले लिखना है, फिर दर्शाए गए प्रत्येक परिप्रवाहित धारा की गणना करना है इसमें। ठीक, पहले हम किरचॉफ के नियम का उल्लेख कर लेते हैं। अब देखो, प्रथम नियम क्या है? संधि का नियम या इसे हम धारा का नियम कहते हैं। वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी आने वाली और जाने वाली सबका धारा का योगफल क्या होता है? 0। आने वाली प्लस, जाने वाला माइनस। तो ये 1 2 3 धाराएं आ रही हैं और 2 धाराएं जा रही हैं, इसलिए इनका चिन्ह पॉजिटिव है, इनका चिन्ह निगेटिव, लेकिन सबको जब ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएगा। अतः संधि की ओर आने वाली धारा का योग, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। अभी मैंने बोला ना, धारा का नियम भी कहते हैं। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पे दोस्तों? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखिए, दूसरा नियम देख लो। इसका दूसरा नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफलों के बराबर होता है, यानी सिग्मा IR बराबर सिग्मा E हो जाएगा। ठीक, अब देखो, ये सूत्र है हमारा, यही सूत्र है, इसी से निगमन करते हैं हम लोग। ठीक है सर, ये फिगर है, देखो ये बंद पास है, 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 और 2 विद्युत वाहक बल हैं,
दो सेल हैं, जब दो सेल होंगे दो विद्युत वाहक बल होंगे और दो धारा भी होगी। तो एक धारा ये I1 दे रहा है और ये जो है I2 दे रहा है, इसलिए दोनों धाराओं का योग I1 धन I2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहला बंद पास लेते हैं ये वाला। तो इस वाले बंद पास में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओगे, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। और दूसरे बंद पास, इस वाले बंद पास में नियम लगाओगे तो ये आ जाएगा I2 R2 धन I1 धन I2 टू R3 बराबर E2। इन समीकरण से हम परिपथ के विभिन्न भागों में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। अब सवाल की बारी आ गई। सवाल की बारी में यही सूत्र लगा दो। ठीक यही सूत्र लगा देना है। देखो E1 की वैल्यू जो जो दिया है सब रखेंगे, दो समीकरण मिलेगा, दोनों समीकरण को हल करेंगे। ध्यान देना। देखिए दोस्तों, पहला बंद पास में जब ये लगाएं सूत्र तो I1 I2 बराबर 1 मिल गया और दूसरे बंद पास में I2 बराबर 0 मिल गई। I2 का मान यहाँ रख देंगे, I1 का मान 1 आ जाएगा, मिल गई धारा। ठीक, यानी पहला जो सेल दिया धारा 1 और दूसरा का जो दिया 0 एम्पियर की धारा दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स एक बंद लूप में समय के साथ समीकरण साई बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C के अनुसार परिवर्तित होती है। A, B, C के मात्रक ज्ञात कीजिए। A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना। तो T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है ना। देखो फाई बराबर इतना है, फाई का मात्रक AT स्क्वायर का मात्रक बराबर BT का मात्रक। ठीक है ना। अब C का मात्रक, तब A का मात्रक वेबर प्रति मीटर सेकंड है। ठीक है, और B का मात्रक वेबर प्रति मीटर, C का मात्रक वेबर है। ओके, अब यहाँ पे इसका अवकलन जब करोगे, अवकलन करोगे तो dt का सब में गुणा हो जाएगा। जो अचर हैं, A अचर है अवकलन से बाहर, B अचर है अवकलन से बाहर, C अवकलन ले लेंगे C का, तो इसका अवकलन होगा 2t, तो 2AT हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा दोस्तों, जरा ध्यान देना। देखो ये आ जाएगा 2AT प्लस B, है ना। उसके बाद हम इसी को हम इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर ABC सब का मान रखेंगे, T बराबर 2 सेकंड रखेंगे और इसमें हल करेंगे, आ जाएगा 1.8 वोल्ट। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम, ये मतलब ये हर सेट में 7 सेट के में अगर है, याद रखना दोस्तों, आप जानते हैं 7 सेट बनता है, तो 7 सेट में से तो इसमें 6 सेट में पक्का ही है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये IMP वाला प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इसे ज़रूर एकदम याद कर लेना। IMP वाला प्रश्न बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। और अभी मैंने बताया कि जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है वो इस नंबर से कांटेक्ट करें। 150 रुपये में सारे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 49 रुपये में। वीडियो सहित लेना है तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, पेपर सहित, वीडियो विथ पेपर। ठीक है, देखो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से कांच का अपवर्तनांक 1.5 की सतह पर आपतित होता है। इसके परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश में प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति एवं चाल ज्ञात कीजिए। तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग के संचरण के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीय सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेंस ने निम्न परिकल्पनाओं का वर्णन किया है। पहला है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग निकलता है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कंपन की समान कला में होते हैं। इस कला में समान कला में होते हैं। कला में हो तो तरंगाग्र, ठीक, कला में हो तरंगाग्र कहलाता है।
यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होगा। स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र लगभग समतल हो जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंग सभी दिशाओं में निकलती हैं। इस तरंग के को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं तथा ये भी माध्यम में प्रारंभिक तरंग की चाल से आगे बढ़ता है। आगे यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुलोपन अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ पर खींचे तो वह अनुलोपन उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है और Ng बराबर 1.5 वायु के लिए Na बराबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बाई n है। ठीक, लैम्डा डैश बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है। परावर्तित प्रकाश की चाल VR बराबर C/n(q) और यहाँ वैल्यू रखेंगे इतना आ जाएगा। VR बराबर हल करेंगे इतना आ जाएगा, लैम्डा डैश वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे यहाँ पे VI बराबर C/Ng और C की वैल्यू Ng की वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा। F बराबर C/λ और C की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू रखेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ये आप लोगों के छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सरल है इसलिए हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक, केवल एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही आसान है इसलिए छोड़ रहे हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे समझ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन किया गया। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सभी बच्चों को, जिन बच्चों को 100 में 100 लाना है वो कहीं से भी, अब यहाँ से पढ़ लो चाहे कहीं से भी, लेकिन 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन पर विशेष ध्यान देना दोस्तों।